हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की सिविल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की क्लासेस चल रही थी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे जो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, यानी कि जो विक्रय अधिनियम है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हम प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि क्या होता है विक्रय अनुबंध, किस तरह से इसके कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें क्या इसकी आवश्यक इंपॉर्टेंट या एसेंशियल फीचर्स होते हैं। आज की वीडियो में उसके आगे हम स्टार्ट करेंगे कि विक्रय तथा विक्रय के ठहराव में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियोस के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। तो जब बात आती है कि विक्रय क्या है या फिर विक्रय का ठहराव क्या है, क्योंकि विक्रय होने से पहले विक्रय का ठहराव होता है। जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो भी शर्तें रखी जा रही हैं कोई भी विक्रय करने के लिए, या फिर कोई तिथि है, कोई डेट है स्पेशली मेंशन कर दी गई है, तो तब तक क्या रहता है, वो विक्रय का ठहराव रहता है। उसके बाद वो विक्रय बन जाता है। तो आइए देखें क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस का बेस दे रखा है निष्पादन, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस या निष्पादन के बेस पर तो सेल में क्या रहेगा कि विक्रय में अनुबंध का निष्पादन स्वामित्व और स्थानांतरण के साथ ही पूर्ण हो जाता है। जैसे ही जो ओनरशिप है, जो पोजीशन है, वो ट्रांसफर किया जाता है दूसरे व्यक्ति के पास, वैसे ही क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होगा सेल का वो कंप्लीट हो जाएगा। जबकि एग्रीमेंट जो होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कोई डेट है या फिर कोई इसमें शर्त कंडीशन रखी गई, तो जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक वो निष्पादन नहीं होगा। तो उसका निष्पादन क्या होता है, फ्यूचर पर डिपेंड करता है, भविष्य में होता है। स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इसमें क्या होता है, फौरन हो जाती है, तत्काल हो जाती है। जैसे ही विक्रय होगा वैसे ही हस्तांतरित हो जाएगी। लेकिन जो विक्रय का ठहराव होता है वहां पर क्या होता है, फौरन ही, यानी कि तुरंत इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती है, कोई निर्धारित शर्त या अवधि पूरा हो जाने के बाद हो जाती है। उसके बाद आ जाता है मूल्य न चुकाने पर, फॉल्ट इन पेमेंट। अगर विक्रय सेल किया गया है और अगर उसमें कोई प्राइस चुकाने में किसी तरह की कोई फॉल्ट है, कोई त्रुटि है, तो वहां पर क्या होता है, जो सेलर होता है वो मूल्य को, प्राइस को लेने के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि क्लेम कर सकता है कि हमको जो भी अमाउंट है वो दिया जाए। लेकिन अगर एग्रीमेंट हुआ है तो वहां पर जो क्रेता होता है, यानी कि जो सेलर होगा, वो बायर से, क्रेता से सिर्फ प्राइस के लिए, या फिर अगर असफल हो गया है तो उसके लिए नहीं, बल्कि हर्जाना देने के लिए, क्षतिपूर्ति, अगर किसी तरह की कोई क्षतिपूर्ति हुई है तो उसके लिए कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। अगर किसी तरह की कोई क्षति हुई है, कोई नुकसान हुआ है, तो उसके लिए क्षतिपूर्ति की, कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है, उसके लिए बात कर सकता है, प्राइस के लिए नहीं कर। फिर आ जाएगा क्षति की जोखिम, रिस्क ऑन लॉस। विक्रय समाप्त हो जाने पर माल की क्षति या हानि की जोखिम क्रेता पर होती है। इसमें क्या रहता है, क्योंकि सेल आपका कंप्लीट हो चुका है, सेल का मतलब यानी कि जो भी एग्रीमेंट था वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए क्या रहेगा, जो भी रिस्क रहेंगे वो सब किसके हो जाते हैं, बायर के होते हैं। इसमें क्या होता है, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है तो किस पर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सेलर पर। फिर आ जाता है कंडीशन या फिर शर्त। तो सेल में क्या होता है, ये शर्त रहित होती है, ध्यान रखिएगा। इसमें शर्त जो भी हो पूरी हो चुकी है तो डायरेक्ट सेल किया जा रहा है, तो शर्त रहित है ये। लेकिन ये क्या होता है, ये शर्त रहित और शर्त सहित दोनों हो सकता है। कोई कंडीशन हो भी सकती है या ना हो, कंडीशन की बजाय कोई तिथि या टाइमिंग रख दी जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, ये शर्त रहित हो सकता है या फिर शर्त सहित, दोनों ही। फिर आ जाएगा अनुबंध भंग होने पर, ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस सेल के सिचुएशन में क्या होगा कि अगर अनुबंध भंग होता है तो वहां पर जो भी सेलिंग प्राइस होगा उसके लिए वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि जो क्रेता होता है, क्रेता द्वारा अगर कोई अनुबंध को भंग करा जा रहा है तो उससे डेट सिर्फ हर जाने की डिमांड की जा सकती है क्रेता द्वारा, ना कि जो प्राइस है उसको चुकाने की। फिर आ जाएगा अनुबंध की विषय सामग्री क्या होती है। तो यहाँ पर माल क्या होगा, गुड्स होते हैं, निश्चित और स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें माल का निश्चित होना, यानी कि सर्टेन होना कोई कंपलसरी नहीं होता है। जैसे कि कुछ ऐसे हैं जो डिस्क्रिप्शन से सिर्फ हमने किया है, कॉन्ट्रैक्ट या जो अग्रीमेंट है वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन की बेसिस पे किया गया है वस्तु की, तो वहाँ पर माल निश्चित नहीं होता है। फिर आ जाएगा प्रारंभ एवं अंत। विक्रय ठहराव का अंत है, यानी जो एग्रीमेंट किया है जब उसको हम पूरा कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, उसका अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर विक्रय का ठहराव जो है वो ठहराव का प्रारंभ होता है, अंत नहीं होता, यानी कि स्टार्टिंग इससे होती है और अंत इससे होता है।
फिर आ जाएगा क्रेता के दिवालिया होने पर ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। अगर क्रेता जो होगा वो दिवालिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो विक्रेता को क्रेता तथा क्रेता का खरीदा हुआ माल सरकारी प्रापक के हवाले करना होता है। निस्तारक की नियुक्ति की जाती है, एक रिसीवर की नियुक्ति की जाती है। जो भी माल जो भी गुड्स लिए होते हैं बायर ने यानी कि क्रेता ने उसके सुपुर्द कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो भी दिवालिया अधिनियम इंसॉल्वेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग होगी वो कार्यवाही की जाती है। फिर आ जाएगा इसमें कि इसमें ऐसी दशा में विक्रेता क्रेता को माल देने से इनकार कर सकता है, यानी कि क्योंकि यहाँ पर पोजीशन दिया ही नहीं गया था, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी, तो वहाँ पर जो सेलर होगा वो डायरेक्टली मना कर सकता है, डिक्लाइन कर सकता है जो विक्रेता का ऑर्डर होगा उसको। उसके बाद आ जाता है विक्रेता के दिवालिया होने पर ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। अब यहाँ पर बायर था दिवालिया, यहाँ पर कौन है, यहाँ पर विक्रेता है, सेलर है। इसमें क्या रहेगा, इसमें यदि विक्रेता दिवालिया हो जाता है तो क्रेता को विक्रेता के सरकारी प्रापक से माल प्राप्त करने का अधिकार होता है, यानी कि सेम वही चीज रहती है। यहाँ पर विक्रेता को क्रेता का खरीदा हुआ माल सरकारी प्रापक के हवाले करना होता है, और यहाँ पर क्या होता है, विक्रेता दिवालिया हो रहा है तो क्रेता को विक्रेता की यानी कि जो सेलर है उसने जो उसका जो सरकारी प्रापक होगा, गवर्नमेंट रिसीवर होगा, उसके सुपुर्द माल करना होता है। इसमें क्या रहेगा, इसमें किसी भी दशा में क्रेता माल पाने का अधिकारी नहीं होगा। यहाँ पर माल का ट्रांसफर नहीं होता है, इनकार कर सकता है। सिंपल सी बात है, जब ट्रांसफर ही नहीं हुआ, पोजीशन ही नहीं आया है तो वहां पर वो ट्रांसफर करेगा क्या। तो ये हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि जो विक्रय तथा निक्षेप होता है उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। सबसे पहले तो बेस है, क्या पहला बेस है, स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इसमें क्या रहेगा कि जो निक्षेप, बेलमेंट में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, निक्षेप क्या होता है, सेल में क्या होता है, स्वामित्व यानी कि जो ओनरशिप होती है वो ट्रांसफर होती है। लेकिन जो बात करेंगे हम बेलमेंट की, निक्षेप की, तो वहां पर हमेशा ही क्या होता है कि जो स्वामित्व ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, उसमें क्या रहता है कि जो वस्तु होती है उसका अधिकार ट्रांसफर होता है, उसको यूज करने का, उसको रखने का अधिकार ट्रांसफर होता है। जैसे कि जो आपने किसी को बुक दी पढ़ने के लिए, तो उस व्यक्ति ने पढ़ने के लिए बुक ली, उसके बदले में आपको कुछ दिया, पेमेंट दिया। से आप लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में क्या करते हैं, बुक को वहाँ पर लाइब्रेरी कार्ड बनवाते हैं, पेमेंट करते हैं, और जो बुक्स वहाँ पर अवेलेबल होती हैं आप उसको पढ़ते हैं। वहाँ पर पढ़ने के बाद वापस वहाँ पर रख दी जाती है, तो क्या होता है, आपको पढ़ने का अधिकार होता है, वो बुक आपकी नहीं हो जाती, तो वो पेमेंट हो जाता है, यहाँ का निक्षेप होता है। जो बुक होती है या फिर जो भी कोई वस्तु से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड किया जा रहा है, वही वस्तु या गुड्स वापस किए जाते हैं, इसलिए वो निक्षेप कहलाता है। जैसे कि इसके बारे में एक पॉइंट बहुत उठता है कि जो नोट होते हैं, ये जो हम जमा कर रहे हैं, क्या वो निक्षेप होता है, उसकी जब हमें आवश्यकता होती है तो हम लेकर आते हैं, तो वो निक्षेप नहीं माना जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि जो प्रोडक्ट, जो गुड्स आपने दिए हैं सेम वही आपको वापस मिलने चाहिए, तभी निक्षेप माना जाता है। लेकिन जरूरी नहीं होता ना कि आपने जो नोट वहां पर जमा किए वही एग्जैक्ट नोट आपको उसी नंबर के नोट वापस मिल जाएंगे। आपने 500 के जमा किए हैं, आप जब भी निकलवाने जाएंगे तो 500 के ही नोट निकलेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना, इसलिए उसे निक्षेप नहीं माना जाता। फिर आ जाएगा प्रतिफल कंसिडरेशन। जब सेल होती है तो सेल में माल का हस्तांतरण करने वाला उसके बदले में कुछ प्रतिफल देता है। आपको कोई प्रोडक्ट गुड्स चाहिए हैं तो आप वहां पर से उनको परचेस करेंगे, बाई करेंगे, उसके बदले में आप जो भी पेमेंट होगा, प्राइस होगा, उसको पे करेंगे। निक्षेप में क्या होता है, हस्तांतरण करने वाला स्वयं उसको मूल रूप से वापस पाने का अधिकारी होता है, अतः इसमें कोई प्रतिफल नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी चीज है वो वापस सेम वैसे ही ले ली जाएगी आपको यूज करने के बाद, तो वहां पर क्या है, प्रतिफल, कोई कंसिडरेशन वहां पर नहीं मिलेगा। वस्तु की वापसी, रिटर्न ऑफ गुड्स। इसमें बिक्री की गई वस्तु विक्रेता को वापस नहीं की जाएगी और इसमें निश्चित अवधि समाप्त होने पर वापस कर ली जाती है। उद्देश्य क्या होता है, केवल लाभ कमाना होता है इसका उद्देश्य, और इसमें क्या होता है, लाभ कमाना ना होकर के क्या होगा, और विभिन्न उद्देश्य होते हैं, जैसे कि सुरक्षा या गिरवी के लिए। पहले के टाइम में बहुत चलता था गिरवी वाला, कि जैसे कि जो ज्वेलर्स होते थे उनके पास जाकर के कोई ज्वेलरी वगैरह गिरवी रखवाई जाती थी, उसके बदले में वो कुछ आपको पैसे देते थे। जब भी आपके पास पैसे आ जाते थे आप जाकर के उनको पेमेंट कर देते थे, और उसको विद इंटरेस्ट जो भी आपस में डिसाइड हुआ हो, और वो ज्वेलरी आपको वापस सेम वैसे ही मिल जाती थी। क्या होता था, जैसे आपने जो चीज जमा की है वही वापस आपको जमानत के तौर पे वापस आपको मिल जाएगी, वो हो जाता है निषेध। तो उद्देश्य क्या रहता था, गिरवी की तरह का रहता था, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए रहता था।
विक्रय का अधिकार, राइट टू सेल। विक्रय में क्रेता को वस्तु के विक्रय का अधिकार होता है, लेकिन निषेध में निषेध ग्रहीता जो कि रख रहा होता है वस्तु को, जैसे कि अभी ज्वेलरी की बात हो रही थी, तो वहां पर ज्वेलर्स जो होता है, जो भी टाइम लिमिट सही होगी तब तक के लिए, वो उस वस्तु को बेच नहीं सकता है। उसको सिर्फ अपने पास उसको रखने का अधिकार होता है सिक्योरिटी के तौर पर, कि अगर जिसने भी लिया है लोन, वो लोन नहीं चुका पाएगा तो वो वस्तु या जो भी चीज सिक्योरिटी के तौर पर रखी है तो वो उनकी हो जाएगी। वो जैसा आपस में एग्रीमेंट हुआ होगा वैसा होगा, लेकिन वो तब तक के लिए उस वस्तु को बेच नहीं सकते। अधिनियम का लागू होना, एनफोर्समेंट ऑफ एक्ट, तो यहाँ पर वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 जो कि आप पढ़ रहे हैं वो लागू होता है, और यहाँ पर भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1872 वो लागू होता है। फिर आ जाता है उपयोग, यूज। विक्रय में क्रेता अपनी इच्छा अनुसार वस्तु का उपयोग कर सकता है। इसमें निश्चित ग्रहीता क्या होगा, केवल निर्दिष्ट रीति के अनुसार ही माल का उपयोग कर सकता है, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए लिया था उसने उसी में कर सकता है, वो अन्य किसी व्यक्ति को दे नहीं सकता, उसका कोई अदर यूज नहीं कर सकता। स्थायी या अस्थायी, विक्रय क्या होगा, स्थायी होता है और ये हमेशा ही अस्थायी होगा। तो ये डिफरेंस हो जाते हैं विक्रय तथा निषेध में अंतर, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अब आ जाता है इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि क्या क्या चीजें, वो तो आपने परिभाषा समझ ली, पूरा विक्रय अनुबंध समझ लिया। अब इसके निर्माण की विधि क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्या इसका फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो जैसे कोई भी एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, किया जाता है, इसी तरह जब हम बात इसकी अनुबंध की करें तो वहां पर भी क्या होगा, प्रस्ताव रखा जाएगा, प्रपोजल, उसका एक्सेप्टेंस होता है। तो संक्षेप में क्या होगा कि विक्रय अनुबंध का निर्माण माल को किसी मूल्य पर क्रय करने अथवा विक्रय करने के लिए प्रस्ताव और ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति द्वारा किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति प्रस्ताव रख रहा है कि अब मुझको ये वस्तु चाहिए, दूसरा व्यक्ति स्वीकृत करके वस्तु व्यक्ति को देने के लिए तैयार है, प्राइस डिसाइड हो गया, एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिए, उन्होंने पैसे दिए, प्राइस दिया उसका, और वो जो विक्रेता है, सेलर है, उसने वो वस्तु दे दी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा विक्रय अनुबंध। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट इसेंशियल इसके फैक्ट्स रहेंगे कि दोनों पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। तो आपको पता ही है अनुबंध करने की क्षमता क्या होती है, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, पागल दिवालिया ना हो, या फिर करने के योग्य हो, 18 ईयर्स के अबव हो। तो ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी थी अनुबंध करने की क्षमता वाले चैप्टर जो था, सेम यहाँ पर भी लागू होंगी। दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, बलपूर्वक उत्पीड़न दबाव द्वारा नहीं होना चाहिए। माल को किसी मूल्य पर क्रय करने अथवा बेचने का प्रस्ताव होना चाहिए, तो ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति होगी। विक्रय अनुबंध में तत्काल माल की सुपुर्दगी या मूल्य के तत्काल भुगतान अथवा सुपुर्दगी या भुगतान किस्तों में अथवा सुपुर्दगी या भुगतान अथवा दोनों का स्थगित किए जाने की व्यवस्था की जा सकती है, यानी कि फौरन भी ट्रांसफर हो सकता है, जैसे फ्यूचर माल है तो फौरन नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, तो दोनों ही कंडीशन रह सकती हैं। किसी भी प्रस्तुत अधिनियम के अधीन विक्रय अनुबंध लिखित या मौखिक या आंशिक रूप से लिखित हो सकता है, यानी कि रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, या थोड़ा ओरल हो थोड़ा लिखित हो, किसी भी तरह का हो सकता है। संपत्ति वस्तु अथवा माल होनी चाहिए जिसका स्वामित्व मौद्रिक प्रतिफल के बदले में ही हस्तांतरित होगा। जैसे कि पहले आपने पढ़ा था कि अगर मौद्रिक रूप में नहीं होगा तो वहां पर उसे वस्तु विनिमय कहेंगे, उसे हम विक्रय नहीं कहेंगे। जब मौद्रिक रूप में होगा तो ही विक्रय कहलाता है, यानी कि एक तरफ गुड्स होंगे, माल होंगे, दूसरी तरफ मनी होगी, मुद्रा होगी। तो ये हो जाएगा निर्माण की विधि, एक प्रस्ताव रखेगा, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा, प्रतिफल होगा दोनों के लिए, दोनों उस प्रतिफल को एक्सचेंज करेंगे, तो वो अनुबंध पूरा हो जाएगा। अब आ जाता है विक्रय अनुबंध की विषय सामग्री की क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर विक्रय अनुबंध की विषय वस्तु साधारणता माल होती है। माल क्या होता है, गुड्स, या अभी आप पहले ही पढ़ चुके हैं माल के बारे में कि कितनी तरह का होता है, क्या होता है। तो वही चीज आ जाएंगी कि जो मेन सब्जेक्ट चीज होती है, मैटर कर रहा है, वो हो जाते हैं गुड्स या फिर माल। वो विद्यमान भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग और प्रेजेंट गुड्स, ये भी आप समझ चुके हैं कल की वीडियो में ही। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। निश्चित विशिष्ट हो सकता है, अनिश्चित माल होता है, सहयोगिक माल। तो क्या होता है सहयोगिक माल, सहयोगिक माल जैसे कि सहयोगिक अनुबंध आपने पढ़ा था, तो उसी में रहता है कि कैसा ऐसे गुड्स जो किसी घटना के घटित होने या ना होने पर डिपेंड करते हैं, तो वो हो जाता है सहयोगिक माल। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या बताया है कि आ का माल जहाज से आ रहा है, आ इसमें से कुछ माल बा को जहाज आ जाने की शर्त पर बेचता है। यहाँ पर माल जहाज से सुरक्षित आने पर चाहिए।
यानी कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए ने अपना कुछ सामान जो है वो जहाज से मंगवाया है, तो ए के पास जब वो सामान आ जाएगा तभी तो वो बी को दे पाएगा ना। तो यहाँ पर किस पर डिपेंड करता है, जहाज जो है, जहाज जो सामान वो ला रहा है उस जहाज के आने पर डिपेंड करता है कि अगर वो जहाज सही टाइम पर सामान को लेकर के आता है तभी वो सामान जो है वो ए बी को दे पाएगा। तो किस पर घटित हो गया, जहाज के आने पर। तो ऐसा माल क्या कहलाएगा, कंटीजेंट गुड्स कहलाएंगे, सहयोगिक माल कहलाता है। फिर फ्यूचर जो होते हैं फ्यूचर गुड्स, भावी माल, वो आपको पता ही है कि जो ऐसे अनुबंध किए जाएंगे जिसमें कि जो भी वस्तुएं बनाई जा रही है, प्रोडक्ट है या कोई ऑर्डर पे आप दे रहे हैं तो फ्यूचर में मिलेगा, वो आपका भावी गुड्स हो जाते हैं, भावी माल कहलाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कैसे निर्माण होता है, कैसे विषय वस्तु होती है। अब आ जाता है मूल्य निर्धारण की विधि कि मोड्स ऑफ असर्टेन ऑफ गुड्स, कि कैसे मूल्य निर्धारित होता है। तो एक अनुबंध के द्वारा निर्धारित हो सकता है, आपस में समझौता करके, या फिर मूल्य किसी निश्चित विधि द्वारा बाद में तय होने के लिए छोड़ा जा सकता है, कि फिक्सेशन ऑफ प्राइस बाय एनी सर्टेन मेथड विच कैन बी लेफ्ट टू डिसाइड लेटर ऑन, यानी कि किसी निश्चित विधि के अनुसार होगा डिसाइड, ऐसा जो है सिचुएशन हो सकती है तो वहाँ पर उसको छोड़ा जा सकता है बात के लिए। एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है कि अनुबंध करते समय तय किया जा सकता है कि दूसरे लोग जो कहेंगे वही कीमत चुका दी जाएगी, तो इसे मान्य समझा, यानी कि पहले से डिसाइड नहीं किया है, जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरे पक्षकार है, दूसरी पार्टी है, उसने जो भी माल आपको सामान का बताया कि इतने इतना प्राइस होना चाहिए वही आपने मान लिया। फिर है मूल्य पक्षकारों के परस्पर व्यवहार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यदि मूल्य उपरोक्त विधि से निर्धारित नहीं हो पाता तो प्रत्यय विक्रेता को उचित मूल्य देने के लिए बाध्य होता है, कि अगर किसी भी मेथड के द्वारा नहीं डिसाइड किया तो वहाँ पर उचित रूप में ऐसे जो भी सौदे हो रहे हैं तो उनका मूल्य क्या होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जा सकता है। किसी तृतीय पक्षकार द्वारा मूल्य का निर्धारण, यानी कि कोई थर्ड पार्टी निर्धारित कर सकती है कि कितना मूल्य होगा। तो यहाँ पर ये हो जाती है मूल्य निर्धारण की विधि, मोड्स ऑफ असर्टेन ऑफ गुड्स। अब आ जाता है कि मूल्य का भुगतान, पेमेंट ऑफ प्राइस कैसे किया जाएगा। तो देश की मुद्रा में, यानी कि जो भी करेंसी चल रही है उस कंट्री में, उस करेंसी में पेमेंट किया जा सकता है। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर नोट जो आपकी है, नोट मुद्रा है या फिर जो सिक्के चल रहे हैं चलन में है, उसमें पेमेंट आप कर सकते हैं। देश में प्रचलित मुद्रा में ही भुगतान करने का पक्षकारों में ठहराव किया जाना चाहिए। विक्रेता किसी अन्य देश की मुद्रा में भुगतान करने की मांग नहीं कर सकता, यानी कि उसे ये मांग करता है कि जो भी करेंसी इस देश में है उसी में ही, जैसे कि रुपीज चल रही है, भारत में रुपया चलता है, यूएसए में डॉलर जलता है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग मुद्रा है। तो यहाँ पर वो डिमांड ये रख सकता है कि उसे इंडियन करेंसी यानी रुपीज में ही अमाउंट या जो भी पेमेंट है वो चाहिए। वह चेक तथा ड्राफ्ट द्वारा मूल्य का भुगतान पाने के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो चेक या ड्राफ्ट में ही ले, जैसे उसकी आपस में अनुबंध होगा उसमें उनको पेमेंट करना होगा। बस वो मुद्रा क्या होनी चाहिए, लीगल टेंडर ऑफ मनी, भुगतान वैधानिक मुद्रा में होना चाहिए। फिर आ जाता है अग्रिम भुगतान, एडवांस में पहले ही पेमेंट किया जा सकता है, बाद में जो है ट्रांसफर होगा पोजीशन। पहले ही पेमेंट किया जा सकता है, ओनरशिप बाद में ट्रांसफर होगी। माल के पुनर्विक्रय पर हानि, लॉस ऑन रीसेल ऑफ गुड्स, अगर रीसेल किया जा रहा है तो वहाँ पर हानि की दशा में क्या होता है, विक्रेता हानि की राशि क्रेता से वसूल कर सकता है। फिर संवर्धित मूल्य का भुगतान, पेमेंट ऑफ एडजस्टेड प्राइस, यदि विक्रय अनुबंध में कोई विशिष्ट बात निश्चित नहीं की गई है तो कर आदि में कमी या वृद्धि होने पर क्रेता को संवर्धित मूल्य का भुगतान करना पड़ता है। ये हो जाते हैं पेमेंट ऑफ प्राइस। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि क्या डिफरेंस होता है विक्रय और विक्रय का जो ठहराव होता है उसके बीच में, निषेध के बीच में क्या होता है डिफरेंस। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शर्त और आश्वासन, यानी कि गारंटी और वारंटी, जो कंडीशन जिसे बोला जाता है, क्या होता है डिफरेंस दोनों में और क्या वो चीजें होती हैं। ये आपका नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।